अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमने लेक्चर जो सा है मुंतखब किया है, मैंने मुंतखब किया आपको समझाने के लिए, वो है 6.4.4, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो सी है वो फॉसिल फ्यूल से देखेंगे कैसे होती है। और उसके बाद 6.4.5 है जिसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ देखेंगे कि पावर जनरेशन से क्या होते हैं। 6.4.6 है कि नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में फ़र्क क्या है। और लास्ट पे 6.4.7 है जो कि हम मुख्तलिफ जो एनर्जी कन्वर्जन है उनको देखेंगे कि फिलामेंट लैम्प, पावर स्टेशन और कोई व्हीकल अगर चल रही है तो उसमें क्या होती है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूँ वो मिल जाए फ़ौरन और आप उसको देख सकें। और इसी तरह से दूसरों को शेयर ज़रूर करें ताकि किसी का भी भला हो जाए जो कि वैसे नहीं पढ़ सकते लेकिन वो लेक्चर सुन के समझ जाए। तो शुरू करते हैं लेक्चर। 6.4.4 ये है जी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय ड्राइंग ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इनपुट टू इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट। यानी कि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल है उसके बारे में कि किस तरीके से हम एनर्जी जो सी है वो हासिल कर सकते हैं इनपुट के तौर पर और आउटपुट के तौर पर। मैं ज़रा करीब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। तो डायग्राम्स के ज़रिए से, ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए से हमने ये प्रोसेस बताना है कि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, जिस तरह नेचुरल गैस है, जिस तरह कोल है, जिस तरह से ऑयल है, पेट्रोलियम है, उसको अगर हम इनपुट के तौर पर यूज़ करें तो आउटपुट के तौर पे हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे हासिल होती है, ये अंडरस्टैंडिंग में आता है। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है इसकी अच्छे तरीके से नॉ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इसको करते हैं। तो ये मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाई है, 1 2 3 4 5 जो से हैं ब्लॉक्स बना के। फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस, यानी कि फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं पावर स्टेशन में, उससे एनर्जी हासिल करते हैं, हीट हासिल करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वेरियस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल आर डिस्क्राइब लो। अब यहाँ पे हमने कोयले को मुंतखब किया है, कोल को मुंतखब किया है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे हासिल होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल एनर्जी जो सी है वो स्टोर्ड होती है फॉसिल फ्यूल में इनपुट के तौर पे। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी के तौर पे स्टोर होती है, और वो उस वक्त तक स्टोर रहती है जब तक आप उसको यूज़ नहीं कर लेंगे, चाहे उसके ऊपर हज़ारों लाखों साल गुजर जाएं। उसके बाद क्या होता है, हम बर्निंग प्रोसेस करवाते हैं, यानी कि उसको जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्निंग प्रोसेस करवाते हैं। फिर उसके बाद हीट एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम इन ए बॉयलर। तो पानी को गर्म किया जाता है और हाई प्रेशर स्टीम जो सी है वो बॉयलर में हासिल की जाती है। हीट एनर्जी जो सी है वाटर को जब बॉयल करती है, उसके बॉयल करने से उसके अंदर स्टीम प्रोड्यूस होगी और उसको फिर हम हाई एनर्जी हाई प्रेशर स्टीम बनाएंगे। उसके बाद चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो स्टीम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील होती है। कैसे तब्दील होती है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज़ यूज टू टर्न ए टरबाइन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो सी होती है स्टीम में वो टरबाइन को रन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको चलाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफरिंग मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पे जब टरबाइन चल जाती है तो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। फिर उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम टरबाइन इज़ यूज टू रन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर।
तो मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है वो क्या करती है कि टरबाइन को चलाती है, इज़ यूज टू रन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। जब जनरेटर जो सा है वो चलता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी जो सी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट हमें हासिल होती है इलेक्ट्रिक जनरेटर से। और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करते हैं अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे, चीज़ें चलाने के तौर पे। तो देखें केमिकल एनर्जी जो सी है, केमिकल एनर्जी वहाँ से हमने प्रोसेस शुरू किया, उसको बर्न किया, उससे फिर मैकेनिकल एनर्जी में जब तब्दील हुई वो, फिर पोटेंशियल एनर्जी की जो सी स्टीम में थी उससे टरबाइन चली, फिर उससे मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हुई काइनेटिक एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी जो टरबाइन की थी उसने जो सा है जिन इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन किया, और फिर उसके बाद हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सी है वो हासिल हो गई। तो इस तरीके से ये सारे का सारा प्रोसेस जो सा है वो होता है। तो ये एक दफ़ा पेपर में सवाल आ चुका है, और ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया था हम किस तरीके से फॉसल फ्यूल से एनर्जी जो सी हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला SLO जो सा वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं दूसरे SLO पे। वो हमारे पास है जी, लिस्ट द इन्वायरमेंटल इश्यूज एसोसिएटेड विद पावर जनरेशन। अब जो पावर जनरेशन होती है उसके ऊपर क्या क्या इन्वायरमेंटल इशू आ सकते हैं, ये मैं सारा यहाँ पर नहीं लिख सकता था, इसलिए मैंने इसका पेज नंबर आपको बता दिया है। पेज नंबर 134 है। ये मैं आपको बुक से जो है बता दूंगा कि किस तरीके से ये जो जनरेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उससे इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं। तो ये आपका टॉपिक है जी अगला, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। ये सारे का सारा टॉपिक जो है आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें वो बताता है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज पोल्यूशन that consist of noise, air pollution and water pollution may arise by using different sources of energy such as fossil fuels and nuclear energy। तो इसके ज़रिए से पोल्यूशन जो सी है वो पैदा होती है। पोल्यूशन इज़ दी चेंज इन द क्वालिटी ऑफ environment that can be harmful and unpleasant for living things। तो ये लिविंग थिंग जो सी होती है उसके लिए अनप्लेजेंट भी होती है और हार्मफुल भी होती है। अनप्लेजेंट इस तरीके से कि वो अच्छी नहीं लगती इंसान को, सांस लेना दुश्वार होता है, इसी तरह से और बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। टेम्परेचर राइज इन द एनवायरनमेंट दैट डिस्टर्ब्स लाइफ इज़ कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। अब देखें ऐसा ऐसा आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी राइज़ हो रहा है जैसे जैसे हम चीज़ें चलाते हैं उससे, तो ग्लोबल वार्मिंग जो सी हो रही है उसकी वजह से इन जो से डिस्टर्ब हो रही है ज़िंदगी, लाइफ। थर्मल पोल्यूशन अपसेट्स द बैलेंस ऑफ लाइफ एंड डेंजर्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज़। अब देखें जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो गर्मी में नहीं रह सकती, वो सर्दी में रहती हैं। तो जब गर्मी ज़्यादा होगी तो उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है एज पोल्यूटेंट्स आर अनवांटेड, एयर पोल्यूटेंट जो से अनवांटेड एंड हार्मफुल, नेचुरल प्रोसेसेस सच एज वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स एड पोल्यूटेंट्स टू द एयर। तो इनसे जब जब मसले मसाइल आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन जब होती है या फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है या कोई डस्ट स्टॉर्म आता है, तो इससे भी पोल्यूटेंट्स जो से हैं वो एयर में ऐड हो जाते हैं। दीज पोल्यूटेंट्स रेयरली बिल्ड अप टू हार्मफुल लेवल्स। तो ये इस हार्मफुल लेवल तक जो सा ना उसको बढ़ा देते हैं। ऑन दी अदर हैंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड सॉलिड वेस्ट इन होम्स, ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज रिलीज़ हार्मफुल अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। अब जब हम घर में जलाते हैं आग वगैरह तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और वाटर वेपर्स निकलते हैं। तो ये एयर को पोल्यूटेंट करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। और इसी तरह से फैक्ट्रीज़ में से और ऑटोमोबाइल में से भी जो धुआं निकलता है वो भी पोल्यूटेंट करता है। ऑल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट हीट बट फ्यूशन प्लांट्स प्रोड्यूस द मोस्ट। तो सारे पावर प्लांट जो से हैं, जो बिजली पैदा करने वाले जो से हैं,
लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले जो हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिशन प्लांट्स जो होते हैं जिसमें न्यूक्लियर वेस्ट आ जाता है वो सबसे ज़्यादा हीट पैदा करते हैं। उसके बाद कहता है द हीट रिलीज इनटू अ लेक, उसको फिर हम किसी लेक वगैरह में, अ रिवर और एन ओशन अपसेट्स द बैलेंस ऑफ लाइफ इन दैम, जब उस हीट के रिलीज़ होने की वजह से लेक में या किसी रिवर में या किसी ओशन में, तो उससे लाइफ का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अनलाइक अदर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो पैदा नहीं करते, बट दे डू प्रोड्यूस डेंजरस रेडियो एक्टिव वेस्ट, लेकिन वो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो से हैं वो ऐसे पैदा करते हैं जो बहुत डेंजर होते हैं, जिस तरह अल्फ़ा बीटा गैमा रेज वगैरह होती हैं। इन मैनी कंट्रीज़ गवर्नमेंट्स है पास्ट लॉज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। अब वो बता रहा है कि किस तरीके से इनको, पहले ये बताया उसने क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, फिर उसने बताया किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने लॉ पास किए हैं कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे। सम ऑफ दीज लॉज लिमिट द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स आर अलाउड टू गिव ऑफ, जो निकालते हैं तो उसको रोकने के लिए ये जो से लॉज बनाए जाते हैं। टू मीट दीज कंडीशंस टू ऑटोमोबाइल्स न्यू कार्स हैव कैटालिटिक कन्वर्टर्स, तो उसके नई कार जो बना रहे हैं उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लग रहे हैं। वो क्या करते हैं कि जब भी जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा तो उसके साथ रिएक्शन करके तो उसके जो से वो असरात जो नुकसान पहुंचा सकते हैं हवा में दाखिल होके, उसको वो कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। तो कहते हैं कि दीज डिवाइसेस कन्वर्ट सम पोल्यूटिंग गैसेस, तो कहता है कि जो कन्वर्ट कर देते हैं, जो पोल्यूशन फैला सकती हैं गैसें उनको कन्वर्ट कर देता है। द यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल हैज़ जनरली ग्रेटली रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ लेड इन द एयर। तो अब ऐसा पेट्रोल जो सा है जिसमें लेड जो सा है यानी सीसा, जो कि हवा में जाके तो सांस की बीमारियां पैदा करता है, उसको कम किया जा रहा है। इंजीनियर्स आर वर्किंग टू इम्प्रूव न्यू काइंड्स ऑफ कार इंजन्स दैट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सोर्सेज अदर दैन डीज़ल एंड पेट्रोल, कि डीज़ल और पेट्रोल के अलावा भी ऐसी सोर्सेज निकाली जाएँ, जिस तरह से आजकल ऐसी कारें निकल आई हैं ऐसी कि वो जो बैटरी के ऊपर रन कर रही हैं। मैनी इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ दैट हैव लॉज विच प्रोटेक्ट देयर एरियाज़ फ्राम पोल्यूशन, तो जिस तरह गवर्नमेंट कर रही है इसी तरह से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ ने अपने तौर पर भी लॉज बनाए हुए हैं जो पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स कैन हेल्प to control air pollution simply by reducing the use of cars and other machines that burn fuel, तो उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कार और मशीन्स वगैरह जो कि जिसमें फ्यूल बर्न होता है वो कम से कम की जाए। शेयरिंग राइड्स एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आर द वेज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन यूज़। अब देखें, अगर आप बजाय इसके कि हर एक की कार हो, हर एक के पास मोटरसाइकिल हो, तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसी वो कहते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सी उसको यूज़ कर लें ताकि उससे कम से कम जो सा पेट्रोल जो सा फ्यूल जो सा यूज़ हो, चीज़ें कम से कम चलें, तो उससे फिर कम से कम जो सा ना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके से पावर जनरेशन जो सी है उससे और उसके यूज़ से जो से मसले पैदा हो रहे हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के इक़दाम कर रही है। तो ये हमारा SLO हो गया 6.4.5। उसके बाद आते हैं 6.4.6 पे। 6.4.6 जो SLO है, ये SLO जो सा है ये है कि किस तरीके से हम नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो से हैं उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो से ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें इनके नामों का कईयों का पता भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो से हैं रिन्यूएबल हैं या ये नॉन रिन्यूएबल हैं। तो ये इसमें अब हम करते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विद एग्जांपल्स ऑफ ईच, इनकी एग्जांपल्स भी साथ देनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, उसके साथ ही दोनों को मैं इकट्ठा जो सा डील करूँगा इधर दोनों को। तो कहता है दी
सबसे पहले आते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। दीज सोर्सेज गेट डिप्लीटेड रन आउट विद कंटिन्यूस कंजम्पशन। यानी जब आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो उनसे उसको यूज़ करेंगे तो उसको यूज़ करने के साथ साथ मुसलसल अगर आप कंजम्पशन करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो वो डिप्लीटेड हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, रन आउट हो जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में देयर इज़ नो डिप्लेशन इन दैम विद कंटिन्यूस कंजम्पशन। यानी कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं वो जैसे आप यूज़ करते भी जाएंगे तो उसमें कमी वाक़या नहीं होती, बल्कि वो दोबारा से वापस आ जाते हैं, तो डिप्लेशन नहीं होती इसमें, ये रन आउट नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दूसरा डिफरेंस आ सकता है मिनरल ओर्स जो उनसे होते हैं, इसी तरह से फॉसल फ्यूल्स जो उनसे होते हैं वो आ जाएंगे, जिसमें गैस है, कोल है और पेट्रोलियम। और इधर आ जाएगा सनलाइट, विंड, वाटर और बायोमास, जियोथर्मल, ये सारे इसमें आ जाएंगे। यानी अब देखें, सनलाइट रोज़ सूरज निकलता है, आप रोज़ एनर्जी हासिल कर सकते हैं। विंड रोज़ हवा चलती है, इसी तरह से वाटर भी हमें पानी जो सब बादलों से हमें हासिल होता है। तो इस तरह से ये हर वक्त अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे आप उसको जलाते जाएंगे नॉन रिन्यूएबल, वो ख़त्म होते जाएंगे। उसके बाद दीज सोर्सेज पोल्यूट द इन्वायरमेंट। जो सा नॉन नॉन जो से होते हैं ना आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये पोल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को, क्योंकि ये हवा में ऐसी गैसेस वगैरह खारिज करते हैं जो कि एयर पोल्यूशन पैदा करती हैं। द सोर्सेज आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, तो उनसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। उसके बाद है जी कि द अप फ्रंट कॉस्ट इज़ लो। जो इसके बनाने की कॉस्ट वगैरह होती है वो पहले जो नॉन रिन्यूएबल जो से हैं इसकी जो सी है वो लो होती है, लेकिन जो सी आपकी रिन्यूएबल है इसकी शुरू में बड़ी हाई होती है, यानी इसके ऊपर काफ़ी पैसे आपको लगाने पड़ते हैं, लेकिन बाद में फिर ये आपको वो जो से सही तरीके से चल जाए अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो आपके पैसे जो से वो वापस होना शुरू होते हैं, यानी कि बचत होना शुरू होती है आपको। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट दीज सोर्सेज, अब मैं चौथा पॉइंट जो है वो पढ़ रहा हूँ कि पाँचवा पॉइंट सॉरी, इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट दीज सोर्सेज द कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लो एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं इसके हार्वेस्ट दीज सोर्सेज, यानी कि इनको अगर आप सोर्सेज को यूज़ करें तो इसकी जो कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो लो होती है, और ये कॉस्ट जो सी होती है ये इफ़ेक्टिव होती है, यानी कि ये थोड़े पैसे भी जो सी हैं उससे भी आप ज़्यादा अच्छा काम ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट दीज सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में द कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी हाई। देखें इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, ये जो सा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं इसमें अगर आप सोलर से एनर्जी पैदा करना चाहते हैं तो देखें आपको प्लेट्स लगानी पड़ेंगी, आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो कि कन्वर्ट करे, जो आपके चलाए इसको बैटरीज वगैरह को। तो देखें पहले जब आप लेके आते हैं चीज़ें, प्लेट्स ख़रीदते हैं, बैटरी ख़रीदते हैं, इसी तरह से तार ख़रीदते हैं उनको जोड़ने के लिए, इसी तरह से इन्वर्टर ख़रीदते हैं, बैटरीज ख़रीदते हैं, इनका बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है। तो पहले जो है इनको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ख़र्चा करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको आसानी होती जाती क्योंकि आपको बार बार चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ती। हाँ ये है कि बैटरी की एक मियाद होती है, वहाँ तक चलती है। इसी तरह से अगर कन्वर्टर में कोई ख़राबी आ जाए तो फिर आपको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए ये इसकी कॉस्ट जो सी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के। उसके बाद छठा पॉइंट है जी इट रिक्वायर्स स्मॉलर एरिया एज़ कम्पेयर टू रिन्यूएबल सोर्सेज। यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होती हैं इसको छोटे से एरिया में भी आप लगा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होती हैं इसके लिए आपको बड़े बड़े एरियाज़ जो से मुंतखब करने पड़ते हैं। जिस तरह अगर आप विंड से चलने वाले जो से टरबाइन लगाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा ह्यूज एरिया चाहिए होता है उसको बनाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। तो ये आपके डिफरेंस आ गए नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो सा वो ये है इनमें कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो रन आउट नहीं होते और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो से ये रन आउट
हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सनलाइट, विंड, वाटर वगैरह आ जाते हैं, लेकिन उसमें नॉन रिन्यूएबल है उसमें मिनरल और फॉसल फ्यूल्स वगैरह आते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो आज का SLO था 6.4.6 वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद लास्ट SLO हमारा चलेगा 6.4.7। उसमें कहता है एक्सप्लेन, ये लास्ट SLO मैंने लिखा हुआ एक्सप्लेन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन। अब एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट होती है इन तीन चीज़ों में, फिलामेंट लैम्प में, पावर स्टेशन में, और एक गाड़ी जो सीधी रोड पे चल रही हो कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसके अंदर किस तरह से एनर्जी जो सी है वो कन्वर्ट होती है। तो ये भी जो सा है पूरे का पूरा किताब पे मौजूद है। पेज नंबर 135 है इसका, जिसके अंदर एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर बनाया गया है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पूरा पेज जो सा आपके पास मौजूद है। इसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक लैंप या फिलामेंट लैंप आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा जी व्हीकल रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड, और तीसरे नंबर पे पावर स्टेशन आ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो सी इस किताब में मौजूद हैं, इसलिए मैं आपको किताब से जो सी तीनों चीज़ें आपको करवा दूँगा। सबसे पहले बात ये है कि ये क्या फ़ायदा होता है इनको अपनाने का, कि इसमें ये कहता है इन एन एनर्जी कन्वर्टर। सबसे पहले उसने बताया हुआ कि एनर्जी कन्वर्टर में ए पार्ट ऑफ एनर्जी टेकन यानी यूज्ड अप बाय सिस्टम इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, रिमेंबरिंग दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज़ डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी। जो चीज़ कुछ पार्ट जो सा है वो हम यूज़ कर लेंगे, वो यूज़ हो जाएगा, वो यूज़फुल एनर्जी हो जाएगी, और जो पार्ट जो सा हम यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हीट की सूरत में इन्वायरमेंट में चल जाएगी, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा। एनर्जी फ्लो डायग्राम्स गिवन बिलो शो द एनर्जी टेकन अप by an energy converter to transform it into other forms of energy। तो सबसे पहले आता है जी इलेक्ट्रिक लैंप या फिलामेंट लैंप जो सा है उसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक लैंप जो सा होता है, इसको जब जलाया जाता है तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लाइट एनर्जी को उसने आउटपुट कह दिया, और ये एनर्जी भी आउटपुट होती है लेकिन ये वेस्ट हो जाती है, इसलिए इसको रेड कलर में उसने ज़ाहिर किया। ये हवा में चल जाएगी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। व्हीकल रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन ए लेवल रोड, सबसे पहले तो ये है कि उसके अंदर केमिकल एनर्जी होगी, पेट्रोल जो डालेंगे उसमें, वो आउटपुट के तो इनपुट के तौर पे यूज़ होगी। जब इनपुट के तौर पे ये आएगी तो उसके बाद जो गाड़ी है उसको स्टार्ट करेंगे, अब वो चलना शुरू होगी तो वर्क डन जो सा है काइनेटिक एनर्जी जो सी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी वो। लेकिन उसके साथ साथ इंजन गर्म होगा, हीट एनर्जी भी आएगी, इंजन शोर भी करेगा, इसलिए साउंड एनर्जी वो जो सी है वो भी प्रोड्यूस होगी आउटपुट के तौर पे। अब ना हमें साउंड एनर्जी की ज़रूरत है, ना हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत है, हमें काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है। वो हमें यूज़फुल एनर्जी मिल जाएगी, बाकी दोनों जो सी हैं वो ज़ाया हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी। और इसके जब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इंजन चलना शुरू होता है तो वर्क डन होता है। वर्क डन जो सा होता है वो उससे गाड़ी चलती है, व्हीकल चलती है, और वो हमारे लिए आउटपुट होगी जो कि हमारे लिए यूज़फुल होगी। जो है ना पावर स्टेशन का ग्राफ, वो बहुत दिलचस्प है। उसमें देखें सबसे ऊपर पानी जो सा है वो ऊपर होगा बहुत हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें, ठीक है जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी जो सी है वो स्टोरिंग वाटर, ऊपर जो स्टोर हुआ होगा वाटर उसमें होगी, ये इनपुट के तौर पर होगी। जब पानी नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी नीचे आएगा तो क्या होगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी जो सी है फ्लोइंग वाटर की, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे पानी नीचे आएगा हीट नॉइज़ साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी भी ज़ाया हो जाएगी और पानी का जो शोर हो रहा है उस वो भी साउंड एनर्जी भी ज़ाया हो जाएगी। फिर जो सी हमें काइनेटिक एनर्जी मिली है जो यूज़फुल इनपुट है, उससे हम फिर वर्क डन करेंगे, यानी कि चीज़ें हमारी चलेंगी, और वो जो वर्क डन होगा उससे क्या करेंगे, रनिंग द इन जो टरबाइन, तो इससे टरबाइन चलेगी। जब टरबाइन चलेगी काइनेटिक एनर्जी से चलेगी और वर्क डन होगा, तो उसके नतीजे में भी हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो ज़ाया हो जाएंगी दोनों। फिर उसके बाद ये जो वर्क डन हुआ है, जो हमें टरबाइन चली है, उसके टरबाइन के चलने से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर से प्रोड्यूस होगी, जो कि आउटपुट के तौर पे हम लेंगे। ये हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन जनरेटर के चलने से साउंड भी प्रोड्यूस होगी, जनरेटर के चलने से हीट भी प्रोड्यूस होगी, ये दोनों जो सी एनर्जी ज़ाया हो जाएंगी। देखिए हर प्रोसेस के अंदर इसमें
हर प्रोसेस के अंदर साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों जो उनसे हम निकलेंगे और वो जो उनसे होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे, वो हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से सबसे पहले उसने फिलामेंट लैंप की बात की। असल में इलेक्ट्रिक लैंप फिलामेंट लैंप एक ही बात होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लैंप में भी फिलामेंट होता है, अंदर बारीक सी तार होती है, टंगस्टन वायर जिसको कहते हैं होती है, ठीक है। उसका बताया। फिर उसके बाद जब कार चल रही है लेवल रोड पे उसका बताया। फिर पावर जनरेशन का बताया कि किस तरीके से इसमें जो सा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो एक छोटी सी बात और कि यहाँ पे उसने एनर्जी सेवर लैंप लिखा हुआ है। एनर्जी सेवर लैंप में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी जो सी मिलेगी, लेकिन इसके अंदर हीट एनर्जी नहीं होती इतनी ज़्यादा। हीट एनर्जी जो सी है वो बहुत कम होगी, इसलिए हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी, ना होने के बराबर होगी। और इसका मतलब है कि तकरीबन ज़्यादातर इलाका हिस्सा जो सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो कन्वर्ट होगा लाइट एनर्जी में। तो इस तरीके से आपको उम्मीद है कि ये टॉपिक जो सा समझ में आया होगा कि किस तरीके से 6.4.7 यानी कि एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फिलामेंट लैंप में, इसी तरह से एक पावर स्टेशन में, और इसी तरह से एक कार में जो कि बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जो सी रोड पे चल रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि किस तरीके से हम ये आज के जो से SLO हैं, 3 SLO मैंने आपको करवाए हैं, सब SLOs। एक मैंने करवाया है 6.4.4, ठीक है, जो कि था कि फॉसल फ्यूल से किस तरह एनर्जी हासिल करते हैं। उसके बाद मैंने आपको करवाया 6.4.5 कि किस तरीके से हम जो सा है एनर्जी जो सी जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं, जो पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, मैंने आपको बताया ऊपर ये ब्लॉक डायग्राम्स बनाई थी, फॉसल फ्यूल से इलेक्ट्रिक एनर्जी हासिल की। फिर उसके बाद मैंने आपको इन्वायरमेंटल इशू बताए जो कि पावर जनरेशन से होते हैं। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंशिएट बताया नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का। और लास्ट पे जो सा है मैंने आपको जो किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फार्म से दूसरे फार्म में, इसके बारे में बताया। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इन SLOs को करते हैं, किस तरीके से इन SLOs को पढ़ते हैं, या किस तरीके से एनर्जी जो सी है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत यूज़फुल है हमारी लाइफ में। तो लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा पूरे को, और इसी तरह से लोगों को दूसरों को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।